एक्चुअली एंटीवायरस तो हमारे दिमाग में डलना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं 90% तो हम ही इनिशिएट कर रहे हैं कि ओटीपी भी हम देते हैं, शेबी ऐप्स को भी हम ही उसको डाउनलोड करते हैं, हम लिंक्स आते हैं तो उसी पे क्लिक करते हैं, जो भी होता है। तो क्या बेसिक 3 रूल्स जिससे हम एक्चुअली डिजिटल हाइजीन को मेंटेन कर पाए? पर एनी डेस्क बनाने के नाम पर आपने सपोज करो उसका एक नेगेटिव यूज भी होगा। उसका नेगेटिव यूज ये है कि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पर स्कैमर्स ने इसको अदर वे में यूज किया। उसने एक लिंक भेजी, आपने डाउनलोड किया तो ये एनी डेस्क डाउनलोड हो गया। अब आपके मोबाइल में SMS अगर कोई आ रहा है, कोई आपको OTP आ रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है। खाली व्हाट्सएप के ही जो डिजिटल अरेस्ट के जो अकाउंट्स थे 84,000 को बैन किया जा चुका है। अब डेटा तो ये कह रहा है कि 10 में से 6 तो ये क्रिमिनल्स हैं जो गेम खेल रहे हैं, तो बच्चा तो वहाँ ट्रैप हो गया। तो इस केस में पेरेंट्स या बच्चे क्या प्रोटोकॉल, क्या SOP यूज बच्चे तो कर नहीं पाएंगे। क्यों हम टॉफी ले रहे हैं, 1 रुपए के 2 रुपए हो गए, 10,000 के 20,000 हो गए। अनजान व्यक्ति से मैं चॉकलेट नहीं ले रही हूँ। तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते हो जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी फर्म बनकर वो अननोन है, क्यों ले रहे हो? अननोन लिंक को क्यों क्लिक करो? अननोन वेबसाइट को क्यों आप ये मान के चल रहे हो कि ऑफिशियल होगी ही होगी? कौन से 3 ऐप्स या 2 ऐप्स बिल्कुल मोबाइल में लोड नहीं करने चाहिए? इसके लिए बेसिक समझना होगा। 100 रुपये का ही फ्रॉड हुआ है, आप 1930 पे कंप्लेंट करें। और 100 करोड़ का भी फ्रॉड हुआ है तब भी 1930 पे कंप्लेंट करें। आप और मैंने, आपकी कंपनी है, मैंने आपकी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, मैंने चेक किया HTTPS है, उसके URL को virustotal.com में जाकर चेक कर लिया। जस्ट अनरैप्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ऑटिज्म को फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। उसी से एक्सेप्टेंस आएगा, उसी से इंक्लूजन आएगा। उसी तरह साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड को फाइट करने के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस। उसी के लिए हमारे बीच आज है एडिशनल DCP मिस्टर राजेश दंडोतिया, जो रियल में नहीं रील में भी बहुत फेमस है। उन्होंने 1000 पॉडकास्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है और लगातार 3 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सर, हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तब भी लोग पीते हैं। आप खुद 1000 अभी तक सेमिनार कर चुके हैं, तो इंदौर स्मार्ट सिटी में क्या आपको लग रहा है बदलाव आ रहा है, या ये लड़ाई अभी भी बहुत लंबी है? लड़ाई बहुत लंबी है। अवेयरनेस इज ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है और बहुत स्लोली ये डेवलप होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप होता है। मैं अगर अपनी बात करूं 1000 सेमिनार से मुझे क्या हासिल हुआ, तो मैं आपको बता सकता हूं बहुत कुछ। सबसे ज़्यादा ये हासिल हुआ मुझे कि लोगों तक मेरी रीच बनी है, लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो लगभग 3 से 4 केसेज ऐसे हैं, बल्कि 4 से 5 केसेज ऐसे हैं जो मीडिया में आए हैं, जो लाइव रेस्क्यू किए गए हैं डिजिटल अरेस्ट के या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के। ऐसे कई केसेज हैं मेरे पास जिनमें लोग तत्काल मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, क्या ये सही हो सकता है? एटलीस्ट बिगिनिंग हो चुकी है। आज आपने देखा होगा कि 6 महीने पहले एक रेस्कोर्स रोड पर रहने वाली एक प्रिंसिपल मैडम थी, रिटायर्ड सेंट्रल स्कूल की, उनके द्वारा बैंक में पैसे निकालने के लिए, FD तुड़वाने के लिए वो गई थी। बैंक मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि कहाँ से आप कहाँ, डेफिनेटली हम आगे बढ़े हैं। लड़ाई थोड़ी लंबी है क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स भी अपनी टेक्निक्स बदलते रहते हैं, पर बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। टेक्ट्स बदल सकते हैं लेकिन बेसिक्स नहीं बदल पाएंगे। मुझे लगता है इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ डिजिटल अरेस्ट में। 2024 में डिजिटल अरेस्ट के केस जो हमारे पास आए थे, मोर देन 80 केसेस थे, ऑलमोस्ट 100 केसेस थे। और इस बार 10 केस भी नहीं है डिजिटल अरेस्ट के, और एक भी ऐसा केस नहीं है डिजिटल अरेस्ट का जिसमें 2-4 लाख रुपए गए हों, या तो बहुत 10-20 हज़ार रुपए गए होंगे। 3 करोड़ एवरेज है डिजिटल अरेस्ट, जो मैंने अभी तक देखा कि 3 करोड़ से 30-30 करोड़ तक गए हैं लोगों के पैसे। बिल्कुल। तो दिस इज द पॉइंट। डेफिनेटली अवेयरनेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और ये अब दिख रहा है। सर, इसके लिए आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड भी मिला, तो वो पैशन, क्योंकि आपकी तो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप कब तक ऐसा, ये पैशन आपने किसी कोई और है जिसको डाउनलोड किया, ये पैशन आप कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? स्टीव जॉब्स ने अपनी स्ट्रेंथ फॉर स्पीच में एक बात कही थी कि आप हमेशा उस काम को ढूंढते रहें जिसको आप करना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस दिन वो आपको काम मिल जाएगा,
आपको सेम एहसास हो जाएगा कि आप इसी काम के लिए बने थे। मुझे ऐसा लगता है जब सेशंस लेता हूँ और पॉडकास्ट करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है टचिंग है। आप कोई भी काम एक्सट्रीम पे जाके केवल वही कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते होंगे, पैशन वहीं से डेवलप होता है। तो जिस काम को आप करना पसंद करते हैं, पैशन अपने आप बन जाता है। पर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो ये पैशन कौन कंटिन्यू करेगा? ये सेमिनार्स और जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं लोगों तक डिजिटल अरेस्ट, ये आपने समझा ये कैसे कंटिन्यू होगा? इस आप डकैत वाली फील्ड से आप अब साइबर में आए और साइबर में आपने धूम मचा दी। अब ये धूम ये कैसे एकदम इस लेवल पे कि हमारी इंदौर स्मार्ट सिटी में एक-एक बच्चे को, एक-एक बुजुर्ग को ये पता होगा कि क्या डिजिटल अरेस्ट है, क्या सेक्स एक्सटॉर्शन है, क्या फिशिंग है, ये कंटिन्यू कैसे होगा? स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड स्पीच में एक बात और कही थी कि मृत्यु एक कड़वा सच है। आज मैं पुराना हो गया हूँ। और बच्चों के लिए स्पीच दे रहे थे, तो बच्चों को बोल रहे थे, पुराने को खत्म होना है, नए को आना है। आप नए हो अभी, लेकिन कुछ समय बाद आप भी पुराने हो जाओगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाए, किसी भी जगह हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अगर आपसे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो अवेयरनेस की मैं आज भी रील बनाता हूँ। कल भी मेरी एक रील जो कि तीन रील मैंने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाली थी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ देखिए, क्राइम वहाँ होता है जहाँ आप रहते हो। तो लोग आजकल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो इसलिए क्राइम वहाँ पे ज़्यादा होने लगा है। तो क्राइम जहाँ पर होता है, उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं फिजिकली यहाँ न रहूँ या ना रहूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहूँ, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैं कर रहा हूँ, वरुण कपूर सर करते थे, उनसे प्रेरित होकर मैंने किया, मुझसे प्रेरित होकर कोई ना कोई करेगा। लोग ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इमर्ज होते हैं, इवॉल्व होते हैं लोग। मुझे विश्वास है कि अगर मेरा इंदौर से हो भी जाएगा, तो कोई व्यक्ति और टेक ओवर कर लेगा। वो कहीं ना कहीं वो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करेगा। हम अपने कंप्यूटर्स में एंटीवायरस डालते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा कंप्यूटर सेफ है। एक्चुअली एंटीवायरस तो हमारे दिमाग में डलना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं 90% तो हम ही इनिशिएट कर रहे हैं कि ओटीपी हम देते हैं, शेबी ऐप्स को भी हम ही उसको डाउनलोड करते हैं, हम लिंक्स आते हैं तो उसी पे क्लिक करते हैं, जो भी होता है। तो क्या बेसिक 3 रूल्स जिससे हम एक्चुअली डिजिटल हाइजीन को मेंटेन कर पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो हमें जब किसी भी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन आता है। प्रॉब्लम का बेसिक कोर पे जाना होगा कि बेसिक कहाँ से वो प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है। तो प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है हमारे स्वयं के अंदर से। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि ये कि तो क्या आएगा वो? ये स्वयं के अंदर से पहली बात। मैंने आपको मैं साइबर फ्रॉडस्टर हूँ। मैंने डीपी पर एक सुंदर सी लड़की बनाई और हाय का मैसेज आपको भेज दिया, और आपने सोचा कि यार हो सकता है मैं इतना स्मार्ट हूँ, मुझे देख लिया होगा, तो आप उसको मैसेज करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने हाय किया, मुझे हेलो किया, आई एम साइबर फ्रॉडस्टर स्कैमर, तो मेरी समझ में आ गया ये इसकी वीकनेस है। अब मैं तुम्हें ट्रैप करूँगा। आप कैसे हो? ओके, यू आर लुकिंग गुड। आपने फ़ोटो भेजी है और वेरी गुड, आप जॉब करते हैं। अच्छा, आपके मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, तो आप तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और मैं फ्रेंडशिप कर सकती हूँ? तो मैं लगेगा ठीक है। आपको लगेगा मैं हूँ इतना स्मार्ट, तो किसी लड़की ने मुझे पसंद कर लिया होगा। बट धीमे-धीमे फिर वो बोलेगी कि मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ, और वीडियो कॉल करेगी, और कहीं न कहीं उसमें न्यूडिटी, सेक्सटॉर्शन कर हाँ, देगी। और सेक्सटॉर्शन हो जाएगा। तो सेक्सटॉर्शन किस वजह से आ गया? क्योंकि आपका इंटरेस्ट था लड़कियों को फ्रेंडशिप करने में और लड़कियों से बातें करने में। तो ये तो उसने उसकी स्वाभाविक ह्यूमन बिहेवियर है नो, ना? स्वयं की वीकनेस है ये, गलत। मैं आपको बताता हूँ कि 1000 लोगों को स्कैमर ये मैसेज भेजते हैं, लड़कियों वाले, लड़की बन के। उसमें से 50 से 60 या 70 लोग ही उसको रिपोर्ट करते हैं। बाकी अदर्स क्यों नहीं करते? वो डरते? क्योंकि वो ठीक है, डर से उन्होंने कंट्रोल तो या किया। उनको पता है? डर से, या तो डर से या पता है, अपने वीकनेस को कंट्रोल तो किया, लेकिन वो 60 लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। वो 70 लोगों ने जवाब दिया, सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाएंगे। सेकंड, मैंने आपको मैसेज भेजा, जल्दी कीजिए, सीमित ऑफर, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, 100% मुनाफे की गारंटी। आपको मैं लिंक देता हूं, आप स्वयं खोल सकते हैं, आप खुद ही खेलेंगे, खुद ही पैसा लगाएंगे, खुद ही आपको मिलेगा। तो आपने इंटरेस्ट दिखाया। अच्छा, ये कैसे होता है? मेरे दिमाग में आया, ये लालची है,
इसके अंदर लालच है, इसको ट्रैप किया जा सकता है। और फिर मैंने मैसेज किया, देखिए सिंपल है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जैसे ही आप लिंक खोलेंगे तो एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अब आप पैसे लगाइए, हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो केवल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। आप हमें 5% या 10% हमारा कमीशन बनेगा, बट हमने कई लोगों को किया है, आपको एक अननोन ग्रुप में ले लेंगे। फिर आपने ऐप डाउनलोड किया, आपने 10,000 उसमें लगाए और उसका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया 20,000, आपने निकाले, निकल भी गए, तो आपको लगा ये ये तो तो बहुत बहुत अच्छा चल है। रहा है आजकल। यस, तो यहाँ आपके लालच ने काम किया। लालच नंबर थर्ड, अगर किसी ने फोन करके बोला, मिस्टर अमित, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपका जो लड़का है, वो लड़का 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, रेप के केस में पकड़ा गया है, क्या सिखाया है आपने अपने बच्चे को, क्या सिखाया है? गलती से लड़का घर पे है नहीं, तो आप बोलो नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं समझ जाऊंगा, ये पैनिक हो जाता है, ये अपने सेंसेस खो देता है। सेंसेज हमारे जब खो जाते हैं तब उसका इस्तेमाल स्कैमर करता है। सेंसेज हमारी 2 ही परिस्थितियों में खोते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, ब्रेन पावर होती है, या तो ओवर एक्साइटमेंट हो या फिर भय हो। आप सोचो, आप कभी जीवन में कभी किसी भय में रहते हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने कई केसेज में ऐसा देखा होगा कि मैं तो जैसा वो बोलता चला गया, मैं करता चला गया, मुझे होश ही नहीं था। होश नहीं, आप अपने सेंसेस खो चुके थे। जब आप अपने सेंसेस खो चुके हैं तो फिर सामने वाला जो है कर है, फिर आप उसकी सारी बातें मान रहे हो। सो द पॉइंट हियर इज दैट साइबर फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स, आपके भय, आपकी लस्ट, आपके लालच, ये 3 जो वीकनेस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। व्हाट इज फ्रॉड? साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन माइंडसेट ऑफ एन है, विक्टिम। वो आपको हैक तो करता है, ये आपके दिमाग इसलिए को। माइंड को हैक करता है। जैसे आप कहते हैं ना कि व्यक्ति खुद ओटीपी बताता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, पैसा ट्रांसफ़र मैक्सिमम केसेज में, बड़े केसेज में, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सेक्सटोर्शन, डिजिटल अरेस्ट, कौन सा आपके अकाउंट को हैक कर लेता है? वो नहीं, माइंड को हैक करता है। आप मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में, आप रेयर बैंक का एक अकाउंट दे रहा हूँ मैं, उसकी गाइडलाइन है, पहले वो पैसा वापस ट्रांसफ़र होगा, उसमें हम चेक करेंगे उसकी कि कहाँ से आया है, फिर उसका वापस करेंगे। पैसा आप ही डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट में आप ही पैसा डाल रहे हो। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का जो स्कैम है, जिसको मैं स्कैम बोलता हूँ, बेटिंग ही नहीं है वो। बेटिंग जो थी, कलर ट्रेडिंग लोग और ये एक्चुअली सब की में बात कर रहे हो। कभी समझ नहीं पाते हैं कि कलर ट्रेडिंग हो या कोई भी हो, जितने जो ताश, 3 पत्ती और जितने जो सारे गेम्स होते हैं, लोग ये समझते हैं कि चांस मेरा खो गया। मैं बताऊं, इसमें भी बड़ी एल्गोरिदम सेट होती है। आप शुरू में खेलेंगे, जीतेंगे, जीतना ही है आपको, और जैसे ही आप जीतेंगे फिर उसके बाद हारेंगे आप। जब आप हारते हैं फिर आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि बस मैं अपना पैसा रिकवर कर लूँ, उसके बाद कभी नहीं खेलूँगा, और उस पैसा रिकवर करने के लिए वो और लगाता जाता है। इस विशियस साइकिल में वो फंस जाता है, पर उसको ये पता नहीं है कि खेलने वाला हमेशा हारेगा, खिलाने वाला हमेशा जीतता है, क्योंकि सारे पत्ते उसके हाथ में होते हैं। एल्गोरिदम सेट होती है, बैक एंड पे सर्वर होता है कि शुरू में आप जीतेंगे, जब एडिक्टेड हो जाते हैं आपका हारना तय है। इसलिए आपने देखा होगा, जितने भी आईपीएल, हर साल आईपीएल होते हैं, आईपीएल के बाद 2-3 महीने खत्म होने का, 2-3 महीने में कोई ना कोई व्यापारी या कोई ना कोई एक सुसाइड की घटना आ जाती है कि उसने कर ले रखा था, आईपीएल में हार के सुसाइड किया। खेलने वाला हमेशा हारेगा, खिलाने वाला हमेशा जीतेगा। पहले कहते थे ना कि 2 नंबर के काम हमेशा 1 नंबर में होता है। ईमानदारी 2 नंबर के कामों में है, पर ये ऑनलाइन बेटिंग जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं, उसमें भी बेईमानी है, क्योंकि वो उसमें भी सर्वर सेट है। आपका कोई चांस ही नहीं है। बेटिंग क्या होती है? जिसमें आप चांस लेते हो, पर आपका कोई चांस नहीं है। प्रोबेबिलिटी है, अगर आप जीत भी प्रोबेबिलिटी सकते हैं, या है ही नहीं, पर है ही या नहीं या प्रोबेबिलिटी। जुआ जीतेगा, आप जुआरी हारेगा ही हारेगा। हाँ, आपको पता ही नहीं है कि वो जो आप लगा रहे हो पहले से सेट है, बैक एंड पे सर्वर पर सेट है। आप वो घुमा रहे हो और आपको लगता है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी सिस्टम सेट है। इसलिए हमेशा ऑनलाइन गेमिंग ऐप, ऑनलाइन बेटिंग ऐप, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीगलाइज किया था, लेकिन लोग इतने स्कैमर्स, फैंटेसी गेमिंग ऐप जितने भी थे, आपने देखा उसमें ड्रीम 11 ये सब, और मेरे आजा, मेरे सर्किल में आजा, पता नहीं क्या क्या, और सब लोग लगे हुए थे, उनको ही बैन कर दिया गया। ये जरूरी था, क्योंकि ये लाइन क्रॉस कर रहे थे। उसकी आड़ में, फैंटेसी ऐप, गेमिंग ऐप की आड़ में कई ऐसे लोगों ने ऐसे गेम्स बनाए, वो बेसिकली एक पार्ट ही था ऑनलाइन बेटिंग ऐप का, तो उसको ही बैन कर दिया गया। ये होना ही था। ये आईपीएल जब चलता है, वर्ल्ड कप जब चलता है,
तो ये पुलिस बहुत रेड करती है, बहुत जगह उनको पकड़ती है, बेटिंग वालों को पकड़ती है। तो ये जो ऐड चलते हैं क्रिप्टो के, ट्रेड, ये अपने कलर ट्रेडिंग के, ये सब चीज़ों के, तो ये हमें दिख रहे हैं तो पुलिस को भी दिख रहे हैं, तो वहीं से क्यों नहीं करती है पुलिस? अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इंडियन गवर्नमेंट लगातार इस पर काम कर रही है। हमें जो दिख रहा है वो तो पता है, पर जो नहीं दिख रहा है सर हमें हमें दिख रहा है कि हमने पैसे यस, लगाए हैं, इतने करोड़ों लोगों ने जो उसमें पैसे लगाए। आपको दिख रहा है वो आपको पता है, पर जो नहीं दिख रहा वो आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जो गेमिंग ऐप थे उनको बैन किया। 3200 वेबसाइट बैन हो चुकी हैं। 900 ऐसे ऐप्स को बैन किया जा चुका है, प्रतिबंधित किया जा चुका है। खाली व्हाट्सएप के ही जो डिजिटल अरेस्ट के जो अकाउंट्स थे 84,000 को बैन किया जा चुका है। लगभग 4,000 स्कैम आईडी को ब्लॉक किया जा चुका है। 20 लाख म्यूल बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जा चुका है। 8 लाख नंबर्स को ब्लॉक किया जा चुका है। 2 लाख से अधिक मोबाइल्स को ब्लॉक किया जा चुका है। तो आई फोर सी इंडियन गवर्नमेंट लगातार काम करती है। हमने ये टिकटॉक बैन किया नेशनल सिक्योरिटी, या वी चैट बैन किया चाइना का ऐप बता के। ट्रू कॉलर ने 4.5 करोड़ जो मेरे पास डेटा है वो डेटा डार्क वेब पे बेच दिया। ऐसे ही एनी डेस्क ने हमारे पासवर्ड लीक कर दिए, तो इनका नंबर कभी भी नहीं आएगा। देखिए, पासवर्ड लीक एनिडेक्स नहीं करता, इनके लीक हो जाते हैं। डार्क वेब पर ये नहीं बेचते हैं, इनकी हैक हो जाती है। एनिडेक्स क्या है, आप आज देखोगे सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एनिडेक्स का यूज कर रहे हैं, सभी लोग वर्किंग उस पर डिपेंड है। आप यहाँ से खोल के और सब आईडी की लेके और आप लगातार ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो। पर एनिडेस्क बनाने के नाम पर आपने सपोज करो उसका एक नेगेटिव यूज भी होगा। उसका नेगेटिव यूज ये है कि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पर स्कैमर्स ने इसको अदर वे में यूज किया। उसने एक लिंक भेजी, आपने डाउनलोड किया, तो ये एनिडेक्स डाउनलोड हो गया। अब आपके मोबाइल में एसएमएस अगर कोई आ रहा है, कोई आपका ओटीपी आ रहा है, तो उसको दिखाई दे रहा है। इट डिपेंड्स, हर चीज़ के दो पहलू हैं। अब वो ट्रक वाला शराब पी के ट्रक चला रहा है, ट्रक तो सभी चलाते हैं ना, बट आप हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, इट डिपेंड्स। टेक्नोलॉजी वही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिवन अस ग्रेट ease and comfort in our day-to-day life, but this comfort has also been given to the criminals for carrying out their nefarious activities. हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। अगर आप देखेंगे प्रकृति में ध्यान से देखेंगे तो हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। सर जैसे आपने को एनएम ऐप एफबीआई ने बनाया और डार्क वेब पे प्लॉट कर दिया, हनी पॉट कर दिया, और उससे कितनी कंट्रीज में रेड्स हुई, कितने क्रिमिनल्स पकड़े गए। हमारी तो पूरे एक एक बच्चे को पता है कि ये जो मूवी बनी थी कि मेवात की, या ये जहाँ पे बिहार में जो साइबर हब्स हैं या वेस्ट बंगाल में साइबर हब्स हैं, तो हम उन पे क्यों नहीं अटैक कर देते? हमें तो पता है वहीं से हो रहा है सारी चीज़। लगातार अटैक्स हो रहे हैं। अब मैं आपको उस पे सीरीज बन गई, सबको पता लग गया कि कैसे ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी ऑपरेट होती है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज क्राइम, तो इससे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप कभी भी बैठ के शांत बैठ के एनालिसिस करें, हर केस में, हर क्राइम में, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स, जितने भी क्राइम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। मर्डर में कनेक्शन होगा, कोई ऐसे ही किसी को नहीं मार देता, इंटेंशंस होता है। लेकिन ये एनोनिमस क्राइम है, ना मैं क्रिमिनल को जानता हूँ, ना क्रिमिनल मुझे जानता है, और मैं विक्टिम हूँ, वो क्रिमिनल है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डिफिकल्ट है। आपको इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बताता हूँ। एक 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, हमने एफआईआर रजिस्टर्ड की। एक लड़की बन के एक यहाँ के सीनियर सिटीजन ने उनको कॉल किया, मैसेज किया। मैसेज करने के बाद बात करते रहे और उनको ऐसे ही बताया कि आप पैसा लगाइए, उन्होंने लगा दिया। और फाइनली इन दी एंड जब पैसा निकालने को गए, शुरू में निकाला उन्होंने, तो निकला भी, जैसे मैंने बताया ना कि आप 10,000 आपके बढ़ गए। क्रिप्टो की बात कर रहे हैं? हाँ, क्रिप्टो भी और इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार, इंडियन मार्केट, एडवाइजरी, स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट इज ए ब्रॉड वर्ड, और क्रिप्टो करेंसी एक उसका एक पार्ट स्पेसिफिक हो। हाँ, स्पेसिफिक हो गया। तो अब फिर 3 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ। अब हमने क्या किया, हमने 2 ही तरीके से, बेसिकली जो 2 मेन इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं। पहला, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई
मैं कोई लिंक भेजूंगा या कॉल करूंगा नंबर से Obviously. या मैसेज भेजूंगा, तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहा और मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर मैंने पैसा लिया है तो किसी अकाउंट में तो जाएगा, हवा में तो जाएगा नहीं, तुमने फेंका और मेरे पास आ गया। तो मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट से होते हुए किस अकाउंट में, कहाँ से ये गया, ये जनरली इन्वेस्टिगेशन के मेन फोकस ये दो ही होते हैं। अब हमने शुरू किया, सिम वाले को उठाया। सिम किसके नाम से है? झारखंड के एक आदिल के नाम से सिम है। तो साहब फिर मैंने अब झारखंड के आदिल को उठाया, तो आदिल बेचारा मजदूर था। उसने बोला साहब मुझे तो वो एक जो था रमेश ने बोला था कि तू सिम दे दे, सिम खुलवा के दे दे, तुझे मैं 1,500 रुपये दूंगा। तो साहब मैंने खुलवा के दे दी। रमेश को पकड़ा, रमेश उसके गली में रहता था, रमेश को पकड़ा तो रमेश बोला कि सर मेरे पास तो इस व्यक्ति का कॉल आया था कि तुम, और जिसको मैं जानता हूँ, मेरा पुराना मित्र है, वो गुड़गांव में रहता है, उसने बताया कि मुझे एक तुम सिम दे दो, मैं तुम्हें 3,000 रुपये दूंगा, कोई सिम की व्यवस्था करा। तो मैंने सर कई लोगों की सिम खुलवा के उनको दे दी। फिर उसको उठाया, सुरेश को, जो गुड़गांव में, उससे पूछा तूने सिम कहाँ दी, तूने सिम कहाँ भेजी? मतलब उसने खुलवाई, उसको दी, फिर उसने उसको दी, पैसा सब अपना कमीशन ले रहे हैं। तो उसने बताया टेलीग्राम में एक ग्रुप था, उसमें बताया था कि आप जो सिम हमें प्रोवाइड कराएं और एक सिम की कीमत 5,000 से लेकर 10,000 की है, आप हमें सिम उपलब्ध कराएं। तो मैंने सर 5-6 हज़ार रुपये की कॉस्ट में, 7,000 की कॉस्ट में मैंने वो सिम आगे बढ़ा दी। कैसे आगे बढ़ाई, किसको दी सर मैं नहीं जानता। टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप बना हुआ था उस पर एक मैसेज आया था, उसने बोला था इस बस पे रखवा दो वो पार्सल, मैंने पार्सल बस पे रखवा दिया। बस के बाद बात खत्म। ऐसे ही म्यूल अकाउंट्स में चले। अब ये तो कम्युनिकेशन में आगे बताऊंगा और बता ही देता हूं यहाँ। और फिर हमने अल्टीमेटली फिर जब आईपी निकाली कि वो सिम अल्टीमेटली कहाँ गई, आईपी निकाली तो कंबोडिया से, वो लड़की ने कंबोडिया से मैसेज किया था, वो लड़की की लोकेशन कंबोडिया थी। वो तो वीपीएन के थ्रू किया होगा। नहीं, एक्चुअली आपको कंबोडिया पता ही नहीं है कि हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। ओके। जी, आप जितने कहेंगे ना, जो क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं जिनको, आप ये लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये और ये सब बिगेस्ट हब है साइबर फ्रॉड के। अभी आप देखो थाईलैंड, तभी तो कभी रेड की बड़ी कार्रवाई हुई थी, म्यांमार में काफ़ी दबिश दी थी, वहाँ तो टाउन बना हुआ है साइबर फ्रॉडस्टर का। द पॉइंट हियर इज दैट बॉर्डर पे फिर हमने पैसा कहाँ गया, फिर किसी को उठाया, वो मजदूर निकला था, 5,000 रुपये मैंने तो बैंक अकाउंट इसे कहने पे दिया। फिर उससे पूछा कि सर मुझे तो ये था कि इस अकाउंट में जितना पैसा आएगा उसका तुम्हें 5% मिलेगा। तो 3% का लालच मैंने सामने वाले को दिया, 5% मैंने ले लिया। फिर आगे बढ़ाया तो एक व्यक्ति मिला, सर इसने मुझसे बोला, उसने बोला कि सर 10% का टेलीग्राम चैनल पर ऐड चल रहा तो मैंने लिया। फिर कैसे पहुँचा है सर, मैंने तो बस पर रखवा दिया था, पता नहीं। फिर जब अकाउंट का जब पैसा देखा, फिर एक व्यक्ति को उठाया, तो उससे जब पता चला तो उसने बताया कि सर मेरे पास टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था, बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वो देखा, ट्रांजेक्शन आईडी देखी, हांगकॉन्ग। सो द पॉइंट हियर इज दैट दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम। और इसलिए नए कानून ने इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना है और अब काफ़ी सख्त सजा है। ये सेशन ट्रायल मामले हैं, 10 साल की भी सज़ा हो सकती है, और अगर किसी की मृत्यु होती है, उसमें डेथ होती है, अगर हत्या भी होती है साइबर क्राइम करते हुए, तो आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। 99% मुझे ऐसा लगता है, आप ज़्यादा अच्छा फिगर बता पाएंगे, जितने भी साइबर क्राइम के ट्रांजैक्शन है वो क्रिप्टो से हो रहे हैं ज़्यादातर। तो इंडिया गवर्नमेंट क्रिप्टो बैन ही क्यों नहीं कर देती? आप देखिए जितने भी आईटी वाले हैं या जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे भी हैं, वो सब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतने सारे ऐप्स बंद हो गए, पैसा उनका रिकवर नहीं हो सकता, कोई लॉ नहीं है उस पे। जब गवर्नमेंट सभी देख रही है और सबको पता है कि यही एक ज़रिया है पैसे का, हमने डिमोनेटाइजेशन किया, तो ये क्रिप्टो इंडिया में बैन क्यों नहीं हो सकता? आज से 50 ईयर्स बैक क्या हम सोच सकते थे कि हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे और वो जाएगा, सोशल मीडिया नाम का कोई भूत होगा? आज से 20 साल पहले क्या सोच सकते थे कोई व्हाट्सएप आएगा और सोशल मीडिया में लोग ऐसे, पूरा विश्व एक हो जाएगा? सर ये भी एक मिथ है, दिस इज पता द नहीं। पॉइंट, दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं इससे कुछ कहना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइबर क्राइम
इज इवॉल्विंग, नॉट येट इवॉल्व्ड। ये एवोल्यूशन प्रोसेस है, ट्रांजिशन फेज है। इसमें कई बैन भी हो रहे हैं, कई चीज़ें बैन भी की जा रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पे भी फोकस है, गवर्नमेंट देख रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी देख रही है। सिस्टम एज नॉट येट इवोल्व्ड। अभी भी हमारे अगर 150 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी है, तब भी आप ये देखेंगे कि अधिकांश 80% लोगों को, बल्कि 90% लोगों को ये पता नहीं है कि अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो रिपोर्ट कहाँ करनी है। वो तो इंदौर में तो पता है 1930 पे लगाओ फोन। 1930, लेकिन जिनको पता होता है उनको लगता है कि सबको पता है। जैसे एक वो ऐड आता था धोनी का, तुमको नहीं पता, सबको पता है। पर हमें ऐसा लगता है कि सबको पता है। मैं लॉ स्टूडेंट्स, मैं अभी 4 दिन पहले कहीं सेशन कर रहा था, तो वहाँ एक लड़की जो कि 24-25 साल की होगी, कॉर्पोरेट में था या आईटी कंपनी थी किसी में, उसने मुझसे पूछा, सर कोई डिजिटल अरेस्ट कुछ होता है क्या? तो द पॉइंट हियर इज दैट हमें लगता है कि लोगों को पता है। आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया, जैसे आपने मेरी रील देख ली तो क्या सब लोग देखते होंगे? नहीं। रील्स लोग सोशल मीडिया पर जो हैं वो केवल अपने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देख रहे हैं। किसी को अवेयरनेस की देखना है, उनको लगा आप मुझसे जुड़े हुए तो आपने देख लिया इस भाई की एक रील आ गई। बट लोग अवेयरनेस पॉइंट आप देखना, कोई एक चीप लैंग्वेज बोलता हुआ स्लैंग लैंग्वेज होगा, इतना वायरल होगा, वो 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन वायरल हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस की रील, छोटी सी 1 मिनट की रील भी उस अपेक्षाकृत वायरल नहीं होगी। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि लोगों का माइंडसेट इंटरटेनिंग का है, इंटरटेनमेंट देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनकी जो लाइकिंग है उसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अवेयरनेस का अभाव है, और मुझे पूरा भरोसा है ये क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो अवेयरनेस से ही कंट्रोल हो सकता है। ड्रग एडिक्शन, आप कितनी अवेयरनेस करेंगे उससे बहुत मुझे लगता नहीं है कोई इंप्रूवमेंट होना है, क्योंकि जो एडिक्टेड है वो कितना ही अवेयर कराओ, कितना ही उसको लाख उसको हानि बताओ, वो नहीं, एडिक्टेड है वो, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी होगी उस पर। रेहब सेंटर्स हैं और काफ़ी साइकोलॉजिकली बहुत उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। बट साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर क्राइम जो है वो मात्र अवेयरनेस से, इसलिए कि मैं अगर आपके दिमाग में ये बात घुसा पाया कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन वीडियो कॉल पर कोई व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो, आपको पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो कभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पैसा कभी ट्रांसफ़र नहीं कराती किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट सस्पेक्टेड होगा तो सीज कर देंगे उसको। ये बात अगर आपके दिमाग में होगी और आपके पास ये कॉल आएगा, नमस्कार मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपके एयरपोर्ट पर जो पार्सल जो थाईलैंड जाना था उसमें एमडीएमए ट्रक निकला है। मैं आपको पहले ही बता दूंगा इस तरह कॉल आएगा तो फेक है। नमस्कार मैं एयरटेल के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। ये मैं आपको बता दूं हाँ, कि ये तो डिजिटल हैक हो अरेस्ट का गया। कॉल है। तो अगर आपने एक बार ही सुन लिया, किसी ने चलते फिरते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्व करते एक बार भी वो रील समझ ली, तो जब उसके पास वो कॉल आएगा तो वो तुरंत क्लिक हो जाएगी वो रील। इसलिए मैं कहता हूँ साइबर क्राइम को मात्र अवेयरनेस से कंट्रोल कराया जा सकता है, क्योंकि थ्रेट एक्चुअल नहीं है। सर अवेयरनेस पे आप भी काम कर रहे हैं, हम भी बहुत कर रहे हैं, हम ऑटिज्म पे करते हैं। ऑटिज्म भी अवेयरनेस से ही टैकल हो सकता है अर्ली इंटरवेंशन में, कि बच्चों को अगर पता लग गया कि ये ऑटिस्टिक है तो उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई, तो ये भी कर रहे हैं, पता है अवेयरनेस ही एक सोल्यूशन है। बट इस चीज़ का क्या जवाब है कि मेरा बेटा मानने एक दिन पबजी खेल रहा था जो बैन है, मैंने पूछा कैसे कर रहे हो, तो बोल रहा है वीपीएन। तो उस बच्चे को पता है ये टूल है, और सबको पता है कि डार्क वेब पे वीपीएन यूज़ होता है। चाइना गवर्नमेंट के पास ऐसे, या ईरान के पास ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वीपीएन यूज़ करती है, तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है अभी तक? देखिए, फिर मैंने अगेन आपको बताया कि अभी चाइना, अगर हम देखेंगे किस तरह से, फिर आप इस फील्ड को देखेंगे, हर फील्ड में देखें तो चाइना बहुत आगे है। वो तो बारिश भी करा लेती है, वो तो सब कर लेती है। तो चाइना में अगर आप देखेंगे तो लोग वर्क के प्रति बहुत सेंट्रलाइज्ड हैं, फोकस्ड हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि हम कितने डेवलप्ड हैं। चाइना के कंपेरिजन में हम स्वयं को देख लें, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि डेवलप्ड हो चुका है, वहाँ साइबर क्राइम होके डेवलप होके, जब और आपको पता ही नहीं है सेकंड लार्जेस्ट साइबर क्राइम चाइना में ही, हम्म। चाहे फर्स्ट ही होगा, यूक्रेन था, रशिया, चाइना भी उसमें से टॉप 10 में नहीं है। तो अब हम इस लर्निंग से तो कुछ लर्निंग लेके इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं ना, देखिए, मैं वेट क्यों आपको कर फिर रहे हैं? बताऊं, वीपीएन के माध्यम से डार्क वेब पर जाकर और हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, ये हमें उनके माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी। ट्रांजिशन फेज में मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, क्या ट्रोल ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया है उसको डिलीट कराएं, कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली
अप्लाई करनी होंगी और कुछ चीज़ें उसको उसके साथ मिलकर मित्रवत व्यवहार के करना होगा, लेकिन करना ही होगा। ट्रांजिशन फेज में पेरेंट्स भी हैं, ट्रांजिशन फेज में यूजर्स भी हैं, ट्रांजिशन फेज में साइबर क्राइम भी है, और ट्रांजिशन फेज में ही उसके प्रिवेंशन के जो जो उपाय होते हैं प्रोटेक्शन के, सब ट्रांजिशन फेज में हैं। तो इसीलिए लगातार धीमे धीमे हर सेक्टर को आगे आकर अवेयरनेस का पार्ट अलग है, उनको लोगों को पकड़ने का पार्ट अलग है। अभी अब अगर आपने देखा होगा तो कंबोडिया और म्यांमार से कई जो साइबर स्लेव होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एमएचए के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाकर बाहर से उनको, आपको पता है, स्लेब बनाए जाते हैं, यहाँ से नौकरी के नाम पर उनको वहाँ पर हाँ। दिया जाता है। कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, यहाँ पर उनको ज़बरदस्ती काम, फोर्सफुली काम कराया जाता है, साइबर स्लेब हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज में है। साइबर किडनैपिंग आपको पता है, ये अभी इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन साइबर किडनैपिंग यूएस में हो चुकी है। क्या बताइए? साइबर किडनैपिंग, किडनैपिंग क्या होती है? अपहरण करना। साइबर किडनैपिंग डिजिटल अरेस्ट जैसे? डिजिटल अरेस्ट तो फिर भी क्या है कि आप मोबाइल उस पर हो, लेकिन साइबर किडनैपिंग में, तो साइबर किडनैपिंग भी ऐसी किडनैपिंग होती है। फ़र्क सिर्फ इतना, ये फिजिकल किडनैपिंग होती है, वो साइबर किडनैपिंग होती है। एक चाइना का स्टूडेंट यूएस में था, यूएस में उसको किडनैप कर लिया गया, एक जगह बैठा दिया गया, यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, ओनली थ्रू सोशल मीडिया, केवल कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, वी आर वॉचिंग यू, अगर यहाँ से उठे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। और वहाँ तुरंत वही फ़ोटो तत्काल अपने आप हाथ ऐसे करो, रस्सी बांधो और अपना फ़ोटो जल्दी से भेजो। फ़ोटो भेजा, उनको भेज दिया पेरेंट्स को, बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, अगर आप चाहते हैं तो इतना पैसा दीजिए। और पैसा दिया भी, बच्चा स्टडी कर रहा था वही यूएस में। क्या करेगा आप बताइए? अगर माँ का फ़ोन आया मेरे पास, अभी एआई है, वॉइस क्लोन तक हो रहा है, ठीक है, मेरे पास माँ की आवाज़ में एआई से क्लोन होके आवाज़ आया, बेटा मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो गया, मुझे इस नंबर पे फटाफट पैसे भेजे। कौन सा बेटा ऐसा होगा, ये चेक करने में टाइम लगेगा या पैसे भेजेगा? पहले कॉल वेरिफिकेशन करना होगा, बिल्कुल वेरिफिकेशन करना होगा। आप कॉल लगाओगे, कॉल लग जाएगा माँ के नंबर पे। उसी नंबर से आया, माँ की आवाज़ से आया और माँ नहीं है और माँ घर पे और माँ का नंबर चलो आउट ठीक ऑफ है, कवरेज है। स्पूफ कॉल है, वो कॉल फॉरवर्डिंग नहीं हुई है, स्पूफ कॉल है। उसी नंबर को स्पूफ कॉल में, वही नंबर मैं आपको दिखा सकता हूँ। स्पूफ कॉल के जरिए मैंने वही नंबर दिखा दिया, आपकी माँ का वॉइस एआई के जरिए मैंने माँ की निकाल ली, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप कॉल करोगे तो मेरे पास कॉल नहीं आएगा, माँ के पास कॉल लगेगा, नंबर 1। ऐसा ही एक स्पूफ कॉल गुड़गांव में आया था, उसके पिता के पास पहुंचा था और फ़ोन किया कि आपके लड़का 3 लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया है। अभी मेरे हाथ में है, एफआईआर में अभी रजिस्टर्ड, मैं कर सकता हूँ, अभी इसको बचा सकता हूँ इसकी एज को देखते हुए। लड़के के पिता ने लड़के को फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि लड़का इंटरव्यू देने गया था। 2 घंटे तक फ़ोन स्विच ऑफ था। जब उसने लगाया तो जैसे ही आप फ़ोन खोलते हो तो आप सिस्टम रहता है कि मिस्ड कॉल भी आ जाते, पट आपने देखा तो 15 मिस्ड कॉल थे पिता के। पिता उस समय तक 15 लाख रुपए दे चुके थे। हमें यही तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सर डर भी है ना, आप मुझे पुलिस वाला सबसे कोई फ़ोन पहले हमें करता एक है चीज़ बताएं, और जिस टाइम बात करेगा तो आदमी डर तो जाएगा एक ही। तो इस माइंडसेट से हमें समझना होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी फ़ोन करके कभी भी पैसा नहीं लेती हैं कि मैं आपको केस में बचा लूँगा, आप इस केस में फंस गए हो, लड़के को रेप केस में फंसा दिया है, ड्रग के केस में मैं इसको बचा सकता हूँ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी ऐसा नहीं करती हैं कि पैसा लेके किसी को, कानून है, अगर किसी व्यक्ति ने कृत्य किया है तो वो जेल जाएगा ही। हम बिना वेरिफिकेशन के ये काम कर रहे हैं। ये काम आज की बात नहीं है वेरिफिकेशन, ये कल की ही बात है। चलो आप आज की बात कर रहे हो, मैं 50 साल पुरानी बात करता हूँ। आप बच्चे थे, रहे ही होगे, हर व्यक्ति बच्चे ही होता है पहले। तो माँ ये सिखाती थी, बेटा किसी अनजान व्यक्ति से टॉफ़ी मत लेना। माँ ये सिखाती थी, पिता ये सिखाते थे, बात मत करना कि बेटा कुछ खाना मत, बात मत करना, खाना मत। और बीच बीच तो पता नहीं कि कोई एक बाबा आया है बच्चों को ले जाता है, बेटा कोई अज्ञात व्यक्ति जिसको तुम जानते नहीं हो वो कहीं ले जाए कि पापा ने, जाना मत। ये सारी चीज़ें हम पहले भी सिखाई गई हैं, अभी भी सिखाई जा रही हैं। हम उससे फ्रेंडशिप होती है। अभी मैं 3 दिन पहले पढ़ रहा था पेपर में, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, कोई चंबल या ग्वालियर किसी जैन की बात है, फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की, उसने मिलने बुलाया, गेंदरेप हुआ। फिर उसने कंप्लेंट की, नाबालिग बच्ची थी। वाई वी आर एक्सेप्टिंग दैट अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट 1, वाई हम उस अननोन व्यक्ति के बुलाने पर क्यों जा रहे हैं? ये पहले ही हमारे पेरेंट्स ने बताया है बचपन में। क्यों हम टॉफ़ी ले रहे हैं? 1 रुपये के 2 रुपये हो गए, 10,000 के 20,000 हो गए। अनजान व्यक्ति से हमें चॉकलेट नहीं लेनी है।
तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते हो जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी फर्म बनकर वो अननोन है, क्यों ले रहे हो? अननोन लिंक को क्यों क्लिक कर रहे हो? अननोन वेबसाइट को क्यों आप ये मान के चल रहे हो कि ऑफिशियल होगी ही होगी? ये आपको चेक करने होंगे। पहले भी वेरिफिकेशन करते थे, आज भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम इतने फास्ट हो गए हैं, समय नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो गोला पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है, थोड़ा सा भी लेट हो रहा है, हमें समय नहीं है, इरिटेट होते हैं, क्या हो रहा है, नेट क्यों नहीं आ रहा? हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और परमिशंस नहीं पढ़ते हैं। कितनी परमिशंस वो किसी भी ऐप को डाउनलोड मांगने में आपकी कितनी भी आपकी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी वाली इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, आपको होश ही नहीं है। आप तो ऐप डाउनलोड करने में लगे हो, उसका यूज करने में लगे हो। अब जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे, मतलब ये 10 साल से लेके आगे तक के, ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स में क्या है कि बहुत सारे अननोन लोग उनसे जुड़ते हैं और वो एक साथ मिलके गेम खेलते हैं। पबजी खेल लीजिए, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लीजिए, और पता नहीं कितने तरह के गेम्स हैं। अब डेटा तो ये कह रहा है कि 10 में से 6 तो ये क्रिमिनल्स हैं जो गेम खेल रहे हैं, तो बच्चा तो वहाँ ट्रैप हो गया। तो इस केस में पेरेंट्स या बच्चे क्या प्रोटोकॉल, क्या एसओपी यूज बच्चे तो करें? कर नहीं पाएंगे, हाँ, बच्चे तो मानेंगे पेरेंट्स नहीं। को मॉनिटरिंग करनी है। प्रैक्टिकली बच्चा सुनेगा ही नहीं कि मैं नहीं खेल रहा। सबसे पहली बात तो ये है, फॉर द सेफर साइड, गूगल फैमिली ऐप, गूगल पेरेंटल ऐप होते हैं जो आप अपने मोबाइल में भी और उसके मोबाइल से वो डाउनलोड है जो, अब आप उसकी स्क्रीन को चेक कर सकते हो, भले ही उसको पता भी नहीं है, आप उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। दूसरी बात, बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री को समय समय पर चेक करते रहो, उस मोबाइल की उसको चेक करो, कहीं वो ऐसी वेबसाइट को तो नहीं जा रहा है जिसको उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप बच्चे से बात करो। अब वो समय चला गया जब हम स्ट्रिक्टली रह के बच्चों को करते थे, अब सही तो बात है। फ्रेंड के रूप में बनना होगा, फ्रेंडशिप डेवलप करनी होगी, कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा, उस बच्चे को इस लायक बनाना होगा कि आपसे अपनी बात कह पाए। एक ग्वालियर में जब मैं था, ग्वालियर में सेशन लेना शुरू किया था, तो हर स्कूल में जाता था। अचानक एक दिन एक बच्ची ने फ़ोन किया मुझे कि सर आप मेरे स्कूल में आए थे, आपने नंबर दिया था, सर मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ। मैंने आ जाओ। ऑफिस आई अपनी सहेली के साथ, फिर उसने मुझे पूरी बात बताई कि उसी के स्कूल का एक बच्चा फ़ोटो ले लिया उसका और उसको बहुत मेंटली परेशान कर रहा है, वो डिप्रेशन में थी। बच्ची किस क्लास में थी? 8th क्लास में। फिर मैंने बच्चे को बुलाया, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हुई, मतलब फाइनली मैटर क्लोज हो गया। उसकी फैमिली आई बच्ची की, मुझे तो पता ही नहीं था, पर उन्होंने जो कहा तो मुझे लगा हाँ ये बात सही है। उनकी फैमिली ने ये बोला, और टीचर्स भी साथ में आए थे स्कूल के, क्योंकि मैटर को मैंने कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के साथ फैमिली को बिठा के समझाया था। तो उसकी फैमिली ने, बच्ची की फैमिली ने और टीचर्स ने मुझसे एक बात कही, पेरेंट्स ने ये बोला कि हमारे साथ 24 घंटे रहती है, टीचर्स ने ये बोला साहब हम इनको पढ़ाते हैं, आप केवल एक सेशन लेने आए और आप पर उसको इतना ट्रस्ट हो गया कि आपको फ़ोन कर दिया। द पॉइंट हियर इज दैट यू हैव टू बिल्ड अप योर कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड। क्योंकि मेरा सेशन अगर आप कभी भी अटेंड करेंगे, बहुत कनेक्टिंग सेशन होता है, बच्चे हंसते भी हैं, बहुत अच्छे से मैं नंबर भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर देना, बहुत अच्छे तरीके से मैं कनेक्ट होके जाता हूँ। आप कहीं भी रिव्यू लेंगे, मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं और कई लोगों की ऐसे इनडायरेक्टली मदद हो जाती है। कई लोग बच्ची या FIR नहीं चाहती हैं, पेरेंट्स को पता ना चल जाए, बहुत सी चीज़ें होती है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व इसके लिए जुवेनाइल लॉज अलग हैं अपने, या नहीं, सेम है? कोई है ही नहीं इसमें? अल्टीमेटली पुलिसिंग क्या है? पुलिसिंग आपको एक दायरे में लीगल पर्सपेक्टिव में करनी होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप एक्सपोज नहीं कर सकते, तो वो भी जैसे FIR भी है, कानून ने भी ऐसे नियम बनाए हैं, ऐसा कानून में भी है कि आप जैसे पीड़िता का नाम नहीं करेंगे, मीडिया के लिए भी लॉज है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पेरेंट्स हैं, उनको बच्ची की शादी करनी है, FIR भी नहीं चाहते, कोई लड़का परेशान कर रहा है, एक्स बॉयफ्रेंड है, वीडियो फोटो उसके पास है, तो फिर आपको गुड कॉज के लिए आपको तो थोड़े ये से वी केयर फॉर यू में जाएगा या साइबर में? वी केयर फॉर यू। वी केयर फॉर यू भी क्राइम ब्रांच का साइबर क्राइम पार्ट है। सो दैट इज द पॉइंट। तो हमें बिल्डअप करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन। सर ये जैसे आजकल बहुत चलता है कि 300 रुपये की ये चीज़, 200 रुपये का ये कपड़ा, 1000 में 4 ले लो, तो ये फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारे ऐड चल रहे हैं। या आता है बंदा तो वो कुछ सामान देता है, जो वो सामान मंगवाते हैं वैसा निकलता नहीं है। हम देखते हैं HTTPS है तो सिक्योर्ड, हमने वेबसाइट देख ली, नंबर भी है, बात भी सब अच्छे से कर रहा है, तो यहाँ सब हैक हो रहे हैं। तो ये चीज़ मेरा है कि ये तो सबको दिख रही है ना, ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट नहीं बना सकती कि ये दिखे ही नहीं? हर चीज गवर्नमेंट क्यों करेगी? मोबाइल यूज गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो गलत चीजें आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? पता कैसे लग रहा कैश है? ऑन डिलीवरी करिए आप,
हाँ। कैश ऑन डिलीवरी में भी उसको कैश ऑन कंपनियां स्पष्ट बोलती है पहले आप अपनी उसको चेक करिए, उसके बाद पेमेंट करिए। लेकिन वो जैसे ही आपके यहाँ आएगा बोलेगा आप चेक करते रहिए, आप रिव्यू डाल देना, मुझे जाना है काम। आपको जल्दबाजी वहाँ नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ हमारी जल्दबाजी की है। वो तो मना कर देता है कि मैं सामान वापस ले जा रहा हूँ, तो ले जाए, और हमें तो जल्दी है उस सामान नहीं, की। यही तो वही तो एक्ट है। अगर वो सामान लेके जा रहा है मतलब फ्रॉड। देखिए आज मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, लीगल कंपनी है, आप और मैंने आपकी कंपनी है, मैंने आपकी कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदा, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, मैंने चेक किया HTTPS है, उसके URL को virustotal.com में जाके चेक कर लिया। कौन से virustotal.com एक वेबसाइट है, जैसे मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो वो स्कैन करके बता देंगे ये फेक है कि सही वेबसाइट है। मैंने चेक कर ली। अब उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लिया, बातचीत हुई, उन्होंने बोला ठीक है और हमारा 3 दिन बाद पहुंच जाएगा। आपकी कंपनी का डाटा हैक हो गया। अब उनको मालूम है 3 दिन बाद राइस ठंडो दिया, बट डिलीवरी जानी है, तुरंत डाटा हैक हो गया, डिलीवरी पेंडिंग। पट वो बोलेंगे जी सर आपका हमने इसका ये नंबर लिखिए और इस कुरियर से आ रहा है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके पास पहुंच जाएगा। अब आप सही थे, उसका डाटा ही हैक हो गया। अब वो व्यक्ति अब आपके पास आएगा, आपने बोला था, तब भी वेरीफाई करिए। हमें जैसी पैकेट देगा, अगर वो लेके जा रहा है तो लेके जाइए, दैट्स फाइन। वो लेके नहीं जाएगा अगर ऑथेंटिक होगा, क्योंकि उसने पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। कैश ऑन डिलीवरी में अभी उसको 1 रुपया भी नहीं मिला है। कैश ऑन डिलीवरी COD बोला है, उसने कुरियर की में भी पैसा खर्च कर चुका है। ऑथेंटिक होगा तो कभी लेके नहीं जाएगा। उसको क्या फर्क पड़ेगा डिलीवरी बॉय को, उसका तो काम है डिलीवरी नहीं ले रहा, वापस जाओ, वो थोड़ी रुकेगा, वो तो कंपनी का नुकसान है या नहीं, कोरियर वाले का कंपनी की नुकसान। पॉलिसी है, ऐसा नहीं है खाली आप पार्सल को आप चेक करें, वेरीफाइड करें, उसके बाद पेमेंट करें। कंपनी की पॉलिसी रहती है। आप पॉलिसी बताइए साहब, ये पॉलिसी है। सर क्या हैकर ने कभी ईगो पे आके जिद पे लॉ इन्फॉर्मेंस में किसी को हैक करने की या परेशान करने की कोशिश की है? ईगो की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे रूटीन में भी साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं सभी के साथ। अभी एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, उसमें 70 लाख का फ्रॉड कर दिया एक BSF का जो इंस्पेक्टर था उसके साथ। एक कहीं उड़ीसा में, कहीं साउथ में, कहीं एक DIG थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, 15 लाख का डिजिटल अरेस्ट कर लिया उनको। मुझे डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया था तो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। जैसे ही फ़ोन आया था, क्या है मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस प्रवक्ता भी हूँ, तो डेली मीडिया को ब्रीफ करता हूँ। तो मेरे पास डिजिटल अरेस्ट का कॉल आया, तो मैंने उसको मीडिया वालों से बोला कि इसको रिकॉर्ड करो। मैंने कहा ये रिकॉर्ड करो, जब ये वायरल होगा तो लोगों तक तेजी से पहुँचेगा, तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा मोडस ऑपरेंडी कैसी होती है, कैसे बात करते हैं। बट फाइनली जब वीडियो कॉल पे आया तो वर्दी देख के मुझसे पूछा ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने कहा ये मैं ही हूँ, यूनिफॉर्म पहने हुआ था मैं। तो फिर उसने काट दिया। तो ऐसा नहीं है, वो तो रैंडमली कॉल करते हो और किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। सेक्सटॉर्शन में कई ऐसे लोग हैं जो टारगेट हो गए हैं। मेरे ही कहीं ग्वालियर में पोस्टेड था, तो एक कांस्टेबल आया रोता हुआ कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उनके लिए कोई मैटर नहीं है, कोई भी हो, वो तो हर व्यक्ति को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये ट्रांसनेशनल हो गया है। अब डिजिटल अरेस्ट फ़ोन करने वाला हम ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, MP में, वो बैठा हुआ है कंबोडिया में। कंबोडिया में, म्यांमार में। तो दैट इज द पॉइंट। हमें लग रहा है कि रेड रूम हमने पकड़ा, पता चला कि वो बाहर बैठा हुआ है। सिम किसके नाम का, हम सिम को ही ढूंढते रहते हैं, बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो ये कोई अमाउंट है जिस पे पुलिस रिएक्ट करती है, या कोई भी अमाउंट? मतलब मेरे लिए 20,000 भी बहुत अमाउंट है और किसी के लिए 2 करोड़ भी कम है। इसके लिए बेसिक समझना होगा, 100 रुपये का ही फ्रॉड हुआ है, अब 1930 पे कंप्लेंट करें। और 100 करोड़ का भी फ्रॉड हुआ है, तब भी 1930 पे कंप्लेंट करें। जैसे ही आप 1930 पे कंप्लेंट करते हैं, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को समझाना चाहूँगा कि उसमें ऑटोमेटिकली बैकएंड में एक मैकेनिज्म है 1930 में। जैसे ही आपने कंप्लेंट की, उस समय से लेकर अगले 30 मिनट तक वो सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे जिन अकाउंट में आपका पैसा गया है। अब वो 100 रुपया भी गया हो या 1 करोड़ भी गया हो या 100 करोड़ भी गया हो, अब ये आपका लक है कि आपने टाइमली रिपोर्ट कर दी, ब्लॉक हुआ वो, तो वो पैसा फिर माननीय न्यायालय के माध्यम से वापस मिल जाता है। एक डिजिटल अरेस्ट हुआ 1 करोड़ 60 लाख का, हमने उसमें 20 से अधिक आरोपी पकड़े, पर पैसा 1 लाख या 1.5 लाख ही मिल पाया, पैसा रिकवर नहीं हो पाया। एक डिजिटल अरेस्ट हुआ 24 घंटे एक रिटायर्ड शिक्षक का, जिसको कि अपनी इलाज के लिए उसने था, उसकी पूरी जो पुराना रिटायरमेंट के बाद जो फंड आता है उसका, वो पैसा था, इलाज के लिए उसने रखे हुए थे लगभग 32 से 30 लाख रुपए। उसका डिजिटल अरेस्ट हुआ, तुरंत हमने ब्लॉक कराया, 27 लाख रुपए रिकवर हो गए। तो इट डिपेंड्स। तो ये वो अकाउंट में ट्रांसफर है, वहां वही सारे ब्लॉक होगा या ब्लॉक आगे होते तक भी जा हैं, रहा आगे होगा? तक ब्लॉक होते चले पूरा जाते हैं। ब्लॉक 30 मिनट्स में?
ओके सर, लास्ट में बस मैं 5 मिनट लूंगा, एक रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। कौन से 3 करिए। सेटिंग्स जो मोबाइल में रखनी चाहिए फॉर डिजिटल हाइजीन, जो सेव कर सकती है टू हमें फैक्टर हैबिट? ऑथेंटिकेशन रखें अब मोबाइल में टू, और मोबाइल का जो पासकोड बना है जो मोबाइल को लॉक करते हैं, कल को अगर आपका मोबाइल खो भी जाता है तो पासकोड होगा तो वो लॉक उसका खोल ही नहीं पाएगा। एक पासकोड रखें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और समय समय पर अपने जितने भी जो ऐप्स हैं मोबाइल में उनके अपडेटेड वर्जन का यूज करें। अपडेटेड वर्जन का अर्थ ये होता है कहीं ना कहीं मोर सिक्योर आ गया है, कुछ और सिक्योर फीचर्स आ गए, तो हमेशा अपडेटेड करते रहें। कौन से 3 ऐप्स या 2 ऐप्स बिल्कुल मोबाइल में लोड नहीं करने चाहिए? जो बैन है उनको नहीं करना चाहिए। आप टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनको यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन है, जो प्रचलन में है, उन्हीं का आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आप जानते नहीं हैं जिन ऐप को, वो रिस्की हो सकते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऐप के डेवलपर के बारे में जान लें, उसकी रेटिंग देख लें, तभी उसको डाउनलोड करें। सर, ये बोला जाता है कि 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है वो हैक हो गए, जिनको पता नहीं है हैक हो गए। तो क्या सेफ है मोबाइल? बहुत सारे लोग वॉशरूम में ले जाते हैं। इज़ इट सेफ टू टेक द मोबाइल इन द वॉशरूम? कि सब चीज़ें तो हम सुन ही रहे हैं, सब चीज़ें तो पता ही लग रही हैं, सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है मोबाइल में। देखिए, हम एडिक्टेड हो चुके हैं। एक्चुअली में कई लोगों को तो वॉशरूम में ही समय मिलता है मोबाइल को देखने का, अदरवाइज़ दिन भर वो व्यस्त रहते हैं। करेक्ट। तो इस पर मैं कोई बहुत बड़ा कमेंट नहीं करूँगा, बट एक जो जिनको पता है कि वो हैक हो रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि वो हैक हैक हो हो रही रहे है। हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग संदेह में हैं कि क्या ये फ्रॉड हो सकता है? नहीं, ये फ्रॉड नहीं होगा। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत क्लियर है कि ये हैकर्स हैं, हम हैक नहीं होंगे। दूसरा बहुत क्लियर है कि मुझे हैक कर लिया गया है, और तीसरे होते हैं संदेह की स्थिति में होते हैं, इसलिए संदेह में भी उसके साथ फ्रॉड हो जाता है कि सर ये मुझे ऐसा कॉल आया, सही हो सकता है क्या? मैंने कहा सही भी हो सकता है। अच्छा, जैसे एक जो डिजिटल रेस्ट का मैंने रेस्क्यू किया था, एक अभी बहुत लेटेस्ट है, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या 1.5 महीना हो गया। तो वो कह रहा सर ऐसा कॉल आया है, सर मैं क्या करूँ? मैंने कहा ये डिजिटल रेस्ट का कॉल है फ्रॉड का। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो कुछ कन्फ्यूज, भ्रम की स्थिति में होते हैं, इसी भ्रम का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। 9 सिम एक मैक्सिमम इंसान ले सकता है। तो ये पता कैसे करें कि मेरे नाम से कितनी सिम मिल रही है उसका कोई? टेफकॉप, www.sancharsathi.gov.in, इस पर जाइए वेबसाइट पर। इसका एक पोर्टल है टेफकॉप, TAFCOP। टेफकॉप पर जाइए और वहाँ पर आप अपना नंबर डालिए, जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो आधार कार्ड से लिंक है। तो जितने भी सिम आपके नाम से इशू होंगी तुरंत स्क्रीन पर आ जाएंगी। वहीं से आप उनको रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई वेबसाइट है जिससे हम ये पता कर लें कि हमारा जीमेल का पासवर्ड कहाँ-कहाँ लिस्टेड है, कहाँ किस-किस जगह पे है? बहुत सारे लोग ना ये करते हैं कि व्हाट्सएप अपने मोबाइल पे भी है, दूसरे के मोबाइल पे भी है और अपने लैपटॉप पे भी है। ये सेफ है? ये फीचर है व्हाट्सएप का? देखिए, अगर आप ही यूज कर रहे हैं तो सेफ है आपके लिए, पर आपने किसी दूसरा को यूज कर रहा है तो वो अनसेफ है। भाई, आप एक मोबाइल में यूज कर रहे हो उस व्हाट्सएप को, और आप कह रहे हो कि दूसरी जगह भी व्हाट्सएप पे वो तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर हो रही होगी। तो कभी भी ये आपकी प्राइवेसी है। एक्चुअली प्राइवेसी का वायलेशन आप खुद ही कर रहे हैं। आपका लैपटॉप है, आपके एक ऐप में है, तो एक मोबाइल में कोड होगा, दूसरे में नहीं होगा, तो उसमें भी अगर व्हाट्सएप चल रहा है, या कई बार अपन लोग पेयर कर लेते हैं, हुँ। तो वो थोड़ा-सा रिस्की होता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। कुछ लास्ट मैसेज व्यूअर्स को कुछ देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू? रात को 3 बजे आपके घर में रात को कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, 4 लोग हैं, ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। आपके घर सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। आपने जल्दी से सब बच्चों को उठाया, परिवार को, और सीसीटीवी फुटेज में पहचानने की कोशिश की, कौन है आप? कोई नहीं पहचान रहा परिवार का व्यक्ति, आप सबके लिए अनजान हैं। क्या आप गेट खोलेंगे? नहीं। तो वो अनजान 4 लोग हैं, एक अननोन नंबर, एक अननोन फ्रेंड, एक अननोन लिंक और एक अननोन वेबसाइट। तो जो काम आप ऑफलाइन करते हैं, कृपया करके उसको ऑनलाइन करें। ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करें। मैं इवन अगर अमित का मेरे पास मैसेज आता है पॉडकास्ट के बाद कि भैया मुझे 10,000 रुपये भेज दो, मैं शाम को भेज दूंगा, मुझे वो जो पॉडकास्ट जाऊँगा स्टूडियो का पेमेंट करना है, मैं तब भी इस पर विश्वास नहीं करूँगा। वेरीफाइड करूँगा, अमित को कॉल करूँगा कि अमित, क्या तुमने मुझसे पैसे मांगे हैं? यहीं हम गलती कर देते हैं। अगर कॉल फॉरवर्डिंग में चला गया, अमित का मोबाइल हैक हो गया है, नहीं लग रहा है, तो ये मैसेज कैसे आया मेरे पास? इट मीन्स SMS फॉरवर्डिंग हो गई है, कॉल फॉरवर्डिंग हो गई है, पर व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, इट मीन्स फ्रॉड है, हैकर्स है। सो नेवर ट्रस्ट एनी अननोन थिंग और पीपल और पर्सन। So always adopt zero trust policy
on digital platform. Be digitally literate. थैंक यू सो मच राज भैया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. एक तो मैं अमित जी आपको बधाई देना चाहूँगा, आप जो एनजीओ चला रहे हैं अभिप्र सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि ऑटिज्म पर काम कर रही है, आपको बधाई देना चाहूँगा इस नेक काम के लिए। और दूसरा, मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि इनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में अगर हम इसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं ऑटिज्म में, जिसमें कि एज बढ़ती है लेकिन जो मेंटल ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बिगेस्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल से 6 साल तक अगर हम आइडेंटिफाइड करवाते हैं तो उन पर काम हो सकता है और उनको रिकवर कराया जा सकता है। तो मैं आपको थैंक यू सो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप एनजीओ अभिप्र सोशल वेलफेयर सोसाइटी के रूप में के नाम से है और ये लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जो भी लोग इस रील को या पॉडकास्ट को जब देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपके आसपास भी कहीं कोई ऑटिज्म से अगर कोई पीड़ित है तो तत्काल इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क करें। रिमेंबर, HTTPS नॉट HTTP। थैंक यू सो मच।